आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स से, ठीक है। बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स ऑलमोस्ट हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, तो दिख ही रहा होगा। बैलेंस फोर्स किसे कहते हैं? तो देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगा, एक मिनट, कोई भी ऑब्जेक्ट पे आपका फोर्स लगा और वो उसमें मोशन ना हो, जैसे मान लेते हैं आपका यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये भी इधर से F लग रहा है और इधर से भी क्या लग रहा है, F लग रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? बैलेंस फोर्स लगाएगा। मतलब नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0, तो क्या कहलाएगा? बैलेंस फोर्स कहलाएगा। अगर कोई बॉडी ऐसा है और इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है और ये ऐसे लग रहा है और ये भी F है और ये भी F है, तो भी क्या कहलाएगा? बैलेंस फोर्स कहलाएगा, ठीक है। अगर ये ऐसा है, अगर ये इधर से दो फोर्स लग रहा है ऐसे और इधर से एक ही फोर्स लग रहा है, लेकिन यहाँ पे 2F है और यहाँ पे F और यहाँ पे F, तो भी ये बैलेंस फोर्स कहलाएगा। समझिएगा हम जो समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। इसलिए बच्चे बस रटते हैं कि इसी को बैलेंस फोर्स कहते हैं, ऐसा नहीं है। आपका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड आपका इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। मान लेते हैं यहाँ पे F है, ये 2F है और ये F है, यहाँ पे 2F और यहाँ पे भी 2F, तो भी क्या हो गया? ये बैलेंस फोर्स। मतलब एक बॉडी पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, तो वो क्या कहलाता है? बैलेंस फोर्स। द टू फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इफ बोथ द फोर्सेस आर इक्वल देन द रिजल्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। मतलब हमको कोई खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, जितना फोर्स इधर से लगा खींच रहा है इतना ही, तो हम मूव करेंगे नहीं करेंगे, कई साइड रहेंगे, ठीक है। द बैलेंस फोर्स कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ द रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी। अगर बैलेंस फोर्स है तो अगर हम रेस्ट में हैं, रेस्ट में ही रहेंगे, अगर हम मोशन में हैं तो हमारे मोशन में भी कोई चेंज नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तब है अनबैलेंस्ड फोर्स। हाँ, शेप और साइज चेंज हो सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे हैं कि शेप साइज चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर बैलेंस फोर्स है, मान लेते हैं ये बैलेंस फोर्स, जितना फोर्स इधर से लगाए इतना इधर से लगाए, ये सस्टेन नहीं कर पाया, कम टूट गया, पचक गया ना, ठीक है। तब है आपका अनबैलेंस्ड फोर्स। टू फोर्स, अब देखिए अनबैलेंस फोर्स मतलब जैसे ही कोई फोर्स हम लगाए, ठीक है, और यहाँ पे 2F और यहाँ पे F, तो ये बॉडी क्या हो जाएगा? इधर की ओर मूव कर जाएगा डी वेलोसिटी से, तो इसको क्या कहेंगे? अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। आप इधर से 2 लगा दीजिए और इधर से भी आप 1 लगाइए, ये F और ये F, तो भी बॉडी किधर मूव करेगा? इधर की ओर मूव कर जाएगा। तो अनबैलेंस फोर्स जब भी बॉडी पे लगेगा ना, तो वो मूवमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा उसका अपोजिट। एंड इफ वन फोर्स इज ग्रेटर देन द अदर देन द रिजल्टिंग फोर्स ऑफ द बॉडी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ऑन द बॉडी इज नॉट इक्वल टू 0। सच फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस फोर्स चेंज द स्टेट और रेस्ट, मतलब रेस्ट में है तो मूव कर जाएंगे, हमको धक्का दे दिए, हम इतना सस्टेन नहीं कर पाए, ठीक है, या मोशन में है कर दिए। तो ये समझिएगा, जो डायग्राम बना के हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अनबैलेंस फोर्स, तो मैग्नीट्यूड, किसी बॉडी पे लगने वाला मैग्नीट्यूड को आप कैलकुलेट कीजिए, अगर वो 0 है तो मतलब बैलेंस फोर्स है। डायरेक्शन देखिएगा, सेम डायरेक्शन वाले को एक साथ ऐड करेंगे और दोनों अपोजिट डायरेक्शन वाले को एक दूसरे से कैंसिल आउट करेंगे। अगर मैग्नीट्यूड कुछ बच गया, अनबैलेंस फोर्स, नहीं बचा, बैलेंस फोर्स। तब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 3 लॉ दिए थे हमारे साहब ने, और फिजिक्स में या चलने फिरने में डेली लाइफ में तो हम लोग यूज करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट और रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन unless compelled to change that state by an applied force। एक बॉडी एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, हम बैठे हैं तो बैठे ही रहेंगे, इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एनी अप्लाइड फोर्स, जब तक कि कोई उस पर बाहरी फोर्स अप्लाई ना करे, वो उसी तरह से अपने पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहेगा। ये कौन सा लॉ है? आपका फर्स्ट लॉ है। समझ में आया? ये कौन सा लॉ है? आपका फर्स्ट लॉ है, ठीक है। कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था, मैनेज करेंगे उस चीज़ को, ठीक है। तब है हमारा यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये तो समझ लिए हम लोग क्या है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तब यहाँ पे बात आता है कि अगर कोई हमको धक्का दे रहा है तो हम मूव तो तुरंत तो मूव नहीं करेंगे, तो जिस फोर्स से हम रेसिस्ट किए अपने मूवमेंट, अपने पोजीशन को रेसिस्ट किए किसी पोजीशन में रहेंगे,
उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। मतलब अभी हमको कोई धक्का दे रहा है, हम मूव नहीं करेंगे। कब तक मूव नहीं करेंगे, जब तक कि हमारे मास के बराबर या हमारे वेट के बराबर वो एटलीस्ट कम से कम ना यूज करे। जब वेट के बराबर जितना हमारा वेट उतना ही फोर्स लगेगा। तो अब इक्विलिब्रियम में आए कि अब जस्ट मूव करने वाले होंगे और हमारे वेट से हल्का भी ज़्यादा फोर्स लगाया तो हम क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। तो वो जिस फोर्स से हम लोग अपोज करते हैं अपने मूवमेंट को, उसको कहते हैं इनर्शिया। क्या कहते हैं, इनर्शिया। The natural tendency of object to remain in the state of rest or uniform motion is called inertia. This is why the first law of motion is also called law of inertia. इसलिए first law of motion को हम लोग क्या कहते हैं, inertia भी कहते हैं। समझ में आया? Example of inertia, बहुत सारे example है। If a striker hit a pile of coin on a carom board जब हम लोग खेलते हैं, the lowest coin move out and due to the inertia of rest the other coin fall down। ठीक है, नीचे वाला जो है ना, ऐसे करके नहीं कैरम बोर्ड में ऐसे करके सजा देते हैं, ऐसे करके सजा देते हैं और यहाँ पे रेड वाला कॉइन होता है, इससे हम लोग जब स्ट्राइक करते हैं तो नीचे वाला तो मूव कर जाता है और ऊपर वाला क्या होता है, गिर जाता है। ठीक है, और भी एग्जांपल है। इफ अ कॉइन प्लेस्ड ऑन अ प्लेइंग कार्ड पे ऐसा करके प्लेस कर दिए और ऐसा करके कार्ड को कस के अगर मारेंगे तो कार्ड हट जाता है और ग्लास वहीं पे रहता है। ओवर टम्बलर इज फ्लिक्ड विथ द फिंगर से ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट द कॉइन फॉल डाउन ऑफ द टम्बलर। या ग्लास ऐसे ले लीजिए ग्लास और यहाँ पे कार्ड, पेपर का कार्ड, वो कार्ड प्लेइंग कार्ड उसको रख दीजिए, उस पर सिक्का रख दिया और कार्ड को कस के मारिए तो कार्ड तो आगे बढ़ जाएगा लेकिन सिक्का जो है ना, क्यों, क्योंकि वो अपने पोजीशन को रेसिस्ट करना चाहिए, मतलब बचाता है, अपने मोशन को रेसिस्ट करता है। तो जिस फोर्स से करता है उसी को लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। When we travel in a car and the driver apply the brake suddenly, we tend to fall forward due to inertia of motion. When we are standing on a बस में स्टैंड कर रहे हैं तो जब गाड़ी चलता है तो पीछे आते हैं, रुकता है तो आगे जाते हैं, बचपन से ये करते आ रहे हैं, अब इसमें क्या बताने का जरूरी है। अब इनर्शिया और मास में समझिएगा थोड़ा सा जो है ना आपको डिफरेंस होगा, नजर आएगा यहाँ पे तो ठीक है, नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, समझना है। A body at rest continue to be at rest and a body in motion continue to be in motion. This property is called inertia. किसे कारण, inertia का। The inertia of a body is measured by the magnitude of force required to change the state of the body. Force, जो force हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो जो force अप्लाई कर रहे हैं उसको रेसिस्ट कौन कर रहा है, हमारा inertia है ना। The force required to change the state of the heavier body is more than the force required to change the state of the lighter body. heavier body lighter body के force को change करता है, मतलब ये lighter है, हम heavier body हैं तो इसको आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, change कर सकते हैं। This is because the mass of the heavier body is more than mass of the lighter body। तो कह सकते हैं कि सर जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा। यस, हम जो बैठे हैं तो हमारा इनर्शिया ज़्यादा, इसका इनर्शिया कम, इसलिए इसको हल्का सा ऐसे करेंगे तो ज़्यादा नहीं कर सकते, 10,000 का पेन है, गिर जाएगा तो फिर ये आपको ऐसे करके हल्का सा किए मूव करेंगे, लेकिन क्या इतना हम हल्का सा करेंगे तो मूव किए, नहीं मूव किए। ठीक है, सो द मास ऑफ द बॉडी इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, मतलब बॉडी का जितना मास है उसी से हम लोग किसी भी बॉडी के इनर्शिया को कैलकुलेट करते हैं। तो कह सकते हैं कि ये मास ही हुआ। यस, मास ही हुआ आपका। तो मास और इनर्शिया में जो है ना आपको कॉम्बिनेशन है, कैसे है तो समझना है, वो उसी को समझाने का यहाँ पे कोशिश की है, समझ गए तो ठीक ही है। तब आता है एक टर्म आता है आपका मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। मोमेंटम मतलब क्या होता है, तो द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो सब कुछ वेलोसिटी होगा, उसके वेलोसिटी में अगर मास से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, मोमेंटम। एक टर्म आएगा, क्या आएगा, मोमेंटम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पी से, और मास इंटू वेलोसिटी तो m इंटू वी, वेयर p इज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी और m इज द मास ऑफ द बॉडी, m इज द मास ऑफ द बॉडी और p इज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट रेस्ट, इट्स वेलोसिटी इज 0 सो इट्स मोमेंटम इज 0। जाहिर सी बात है। अब देखिए, अब तो मोमेंटम, अब तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। तो अगर जीरो वेलोसिटी है तो मोमेंटम जीरो, अगर पॉजिटिव वेलोसिटी है तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। द एसआई यूनिट, अगर एसआई यूनिट की बात करें तो P इक्वल टू m इंटू वी, तो m का मास क्या होता है, यूनिट क्या होता है, kg, और इसका मीटर पर सेकेंड। यही हो गया आपका। तो इसी को हम लोग kg मीटर सेकेंड इनवर्स भी लिखते हैं, तो वही यहाँ पे आपको
लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। समझने के लिए आपको यूनिट जानना बहुत जरूरी है, यूनिट पे जो है ना अभी से वर्क करते रहिए, समझ में आएगा। अब कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं हम लोग। अ ट्रक मूविंग एट वेरी लो स्पीड कैन किल अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन इट्स पाथ बिकॉज द हैवी मास ऑफ द ट्रक। अगर मान लेते हैं ट्रक 10 के स्पीड से भी चल रहा है, आप उसके नीचे आ जाएंगे तो चपा जाइएगा, ठीक है। लेकिन 10 के स्पीड से अगर स्कूटी जा रहा हो, उसके नीचे जाएगा तो मरिएगा? नहीं मरिएगा। साइकिल जा रहा हो, मरिएगा? नहीं मरिएगा। क्यों? क्योंकि साइकिल का वजन कितना होता है। अ बुलेट ऑफ अ स्मॉल मास व्हेन फायर्ड फ्रॉम द गन। अब बुलेट का तो वजन बहुत कम होता है, लेकिन वेलोसिटी उसका इतना ज़्यादा होता है कि अगर पर्सन को मार दें तो वो मर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो या तो वेलोसिटी ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम लोग देखें कि जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, या मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। अगर वी कांस्टेंट है, अगर दो बॉडी है, दोनों का वेलोसिटी सेम वेलोसिटी से जा रहा है, तो जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा। अगर कोई सेम मास वाला दो बॉडी है तो जिसका वेलोसिटी ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा। ये यहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिला, उसी को यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं। सो द इम्पैक्ट ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन द मास एंड इट्स वेलोसिटी। फार्मूला से ही हमको पता चलता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये हम गड़बड़ है। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन, यहाँ से यहाँ के बाद जो है ना हम पीला रंग से इस वक्त, यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ तक, ठीक है। फिर यहाँ से मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये नोट्स में आपको दिया रहेगा तो अच्छा रहेगा। नोट्स में ये हो गया है, स्टार्टिंग में टाइप करने में इधर उधर हो जाता है, मर्ज करते हैं ना इधर उधर फाइल को। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तब क्या है? आ जाइए न्यूटन सेकेंड लॉ पे। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ, आगे यहाँ पे सही से, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ में आया? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। उसी को हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जो है ना हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई हमारा बॉडी है तो उसका इफ अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ अ इनिशियल वेलोसिटी u एंड द एक्सेलरेशन एक्सेलरेटेड टू वेलोसिटी v, द टाइम t, टाइम क्या है आपका t, बाय अप्लाइंग अ फोर्स f फोर्स हम अप्लाई किए हैं, इनिशियल वेलोसिटी v था, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? u था, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? v हो गया t टाइम के बाद। तो अगर हम लोग बात करें इनिशियल मोमेंटम तो pi इंटू m इंटू u इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल तो m इंटू v फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? तो चेंज इन मोमेंटम तो इनिशियल माइनस क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल माइनस, सॉरी गड़बड़ कर दिए, फाइनल माइनस इनिशियल होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब v माइनस यू बाई टी, ये क्या होता है? a के बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो वही यहाँ पे हम लोग किए हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू m v माइनस यू बाई टी। रेट ऑफ, जहाँ रेट आ गया मतलब पर यूनिट टाइम, ये क्या है? चेंज ऑफ मोमेंटम, और ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। साइंस में जब भी आप रेट पढ़िएगा ना तो टाइम के रिस्पेक्ट में पढ़िएगा, ठीक है, अपॉन टाइम। तो मतलब ये m इंटू वी माइनस यू बाई क्या है? t, और v माइनस यू बाई टी क्या लिख सकते हैं? a लिख सकते हैं ना। तो कहने का मतलब द अप्लाइड फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसमें? इसको यहाँ पे कर दीजिए, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, तो m इंटू वी माइनस यू। तो यहाँ से F इक्वल टू k m v माइनस यू, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टी और अपॉन टी। तो ये इतना इक्वल टू k
और ये m इंटू क्या हो जाएगा a, और k क्या है आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ से इसका वैल्यू जो हो जाएगा कि अगर कोई बॉडी 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और उसका मास कितना है 1 kg है और एक्सेलरेशन उसका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उसका k का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग F इक्वल टू m इंटू ए एक फोर्स का इक्वेशन लेके आए, उसी को यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। ठीक है, इतना बाई टी, इतना बाई टी इक्वल टू ए। तो ये क्या हो जाएगा a, केज क्या है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये हो गया आपका फार्मूला। द एसआई यूनिट ऑफ द मास इज केजी और एक्सेलरेशन का दिया हुआ है, तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2। इसी को कहते हैं हम लोग न्यूटन और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। इसको कहते हैं न्यूटन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। तो ये रहा आपका मास का फॉर्मूला। तो सेकेंड लॉ जो है वो आपको मास को बताता है, फर्स्ट लॉ इनर्शिया को बताता है, सेकेंड लॉ किसका इंफॉर्मेशन देता है, सॉरी मास का नहीं, फोर्स का, फोर्स F इक्वल टू एम ए। तब आते हैं हम लोग बात करते हैं किसकी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को जो है ना हम लोग एक अलग से टॉपिक करेंगे, एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि इसमें बनाएंगे तो फिर वो एग्जांपल दे नहीं पाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, इसमें हम लोग कहेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको याद रखिएगा। मोमेंटम सबका ऐसा यूनिट याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ एरर है तो इसको हम यहाँ पे समझा ही दिए, आप आसानी से अपने नोट्स में डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। पुराना वीडियो भी है हमारा जिसपे बोर्ड पे पढ़ाते थे, वहाँ भी बहुत अच्छे से आपको लिखा हुआ है, वही वीडियो दे सकते हैं। प्लेलिस्ट में ऑलमोस्ट आपको सब सीरीज वाइज में आपको मिल जाएगा, हटाने की जरूरत नहीं। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत हो आप मैसेज कर सकते हैं, कोशिश करेंगे अगर जरूरत पड़ा तो वीडियो, एक नया वीडियो लेकर भी आएंगे आपके जो प्रॉब्लम रहेगा उस पर, और वो हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू।